नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं मालेगांव बम धमाके की। बहुत बड़ी खबर आ रही है। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सवाल ये उठता है, इससे पहले मुंबई ट्रेन धमाकों के सारे आरोपी बरी, अब मालेगांव के सारे आरोपी बरी। तो धमाके किसने किए? क्या इन्वेस्टिगेशन इतनी बेकार करी हमारी एजेंसीज ने कि वो सच का पता नहीं लगा पाई और बेकसूर लोगों को फंसा दिया? सबसे पहले बात करेंगे मालेगांव मामले की। साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया, उन्होंने इंटरव्यू में तमाम बातें बोली। अब कोर्ट ने कहा है कि जो बाइक ये कहा जा रहा था साध्वी प्रज्ञा की, वो तो उनके नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज, यूएपीए के कोई सेक्शन यहां इवोक नहीं होता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कोई भी सबूत नहीं है, 300 से ज्यादा गवाह पेश हुए, इसके बावजूद अब धराशायी हो गया पूरी तरह से केस। ये मालेगांव बम धमाके 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा इंजर्ड। देखिए क्या कहा है पहले कोर्ट ने? देखिए एक एक करके हम सब चीजों पे बात करेंगे। ये धमाका हुआ था 28 सितंबर 2008 को, और उस वक्त जब ये धमाका हुआ था तो एक नया वर्ड इजाज हुआ था कि मतलब एक नया टेरर मॉडल जो है वो भारत में आ गया है। उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, जिसके बाद मुख्य ऐसे लोगों का नाम सामने आया कि जिनके बारे में विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ब्लास्ट से 2 साल पहले साध्वी प्रज्ञा ने उन्होंने संन्यास लिया था, वो सन्यासी बनी थी। अब ऐसे में एक सन्यासी का नाम आना टेरर मॉड्यूल में बहुत बड़ा था अपने आप में। और पहले जब बताया गया था कि वो बाइक जो थी, जिस बाइक के पास ब्लास्ट हुआ था, और पहले ये खबर आई थी कि बाइक के अंदर विस्फोटक लगाया था आरडीएक्स और उससे ब्लास्ट किया गया था, वो इन लोगों ने प्लान किया था। जिसके मास्टरमाइंड थे, पहले नंबर पे तो रखा था साध्वी प्रज्ञा का नाम, दूसरे नंबर पे नाम रखा था कर्नल पुरोहित का, बाद में 6 आरोपी। ये दोनों को मुख्य बताया गया था। अब कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने, चिराग जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही है, जो एविडेंस प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नहीं है, जो बाइक है वो बाइक प्रज्ञा ठाकुर की नहीं है। देखिए, बाइक की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चेचिस नंबर होता है, चेचिस नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। चेचिस नंबर कभी रिकवर ही नहीं किया गया इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के तरफ से। जो नंबर, अगर चेसिस नंबर से ये साफ नहीं हो पाया कि वो चेसिस नंबर पर क्या नंबर प्रिंट था, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो भी फेक पाया गया था। और जो एक्चुअल नंबर था, ये कहा जा रहा था, जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी कि जो एक्चुअल नंबर था वो साध्वी प्रज्ञा से संबंधित था, इसीलिए कहा गया कि बाइक उसकी है। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि बाइक उसकी है ही नहीं, ये सबूत ही नहीं है। अब जब चेचिस नंबर नहीं है तो कैसे पता चलेगा, चिराग जी? ये कैसे कह दिया था एटीएस ने? बिल्कुल, ये इनकी गलती है। उस समय एटीएस के चीफ थे हेमंत करकरे, जो कि हेमंत करकरे आपको पता होगा, जो 26/11 का हमला हुआ था ताज में, उसमें शहीद हो गए थे, उस समय वही थे। और एक तरफ से साध्वी प्रज्ञा ने हेमंत करकरे पे भी बड़ा आरोप लगाए थे कि सबसे बड़ी बात यह, उस वक्त टॉर्चर किया गया था। कांग्रेस की सरकार किसी की भी हो, धमाके हुए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि धमाके हुए उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर सरकार में धमाके हुए, ऐसे नहीं है। बीजेपी सरकार में भी देखिए कितना बड़ा अटैक हो गया। मैं बोल रहा हूँ उसको दूर रखते हैं, अभी हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। दूसरी चीज थी, नो एविडेंस दैट पुरोहित असेंबल द बम। मतलब एक जो चार्जशीट में एक आरोप लगाया गया था कि जो पुरोहित है, कर्नल पुरोहित, उन्होंने बम को असेंबल किया था, इकट्ठा किया था। कहां से लाए थे वो? आरडीएक्स का कोई सबूत नहीं, कहां से लाए थे? आपको एक ट्रेल तो बनाना पड़ेगा ना, कि यहां से खरीदा, यहां से लाया, इससे लिया। उस आदमी को भी आपको चार्जशीट में गुनहगार बनाना पड़ेगा, जिसने हेल्प की है, जिसने आरडीएक्स का सामान दिया है। कोई ऐसा सबूत नहीं था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, नो एविडेंस, जो हमने बताया, जो गाड़ी पार्क हुई थी उसके लिए भी कोई एविडेंस नहीं था। और ये तक एविडेंस नहीं था कि बम जो है बाइक में लगाया गया था या बाइक से दूर था। और ये भी था कि नो एविडेंस रिगार्डिंग हु पार्क द व्हीकल, मतलब इस वाहन को किसने पार्क किया था, इसका भी कोई सबूत नहीं। जब यही सबूत नहीं, तो अब जिसने, भाई अगर कोई बॉम्ब लगाएगा, कोई किसी पर आरोप होगा, तो वो दिखाई देगा ना लगाते हुए, तो सबूत ही नहीं है किसने पार्क किया। इसके बाद सुनिए, नो एविडेंस अबाउट हु कॉज डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसने डैमेज किया था, इसका कोई सबूत नहीं। नो एविडेंस अबाउट हु स्नैच द पुलिस गन पोस्ट द इंसिडेंट, स्पॉट पंचनामा वॉज फॉल्टी। पंचनामा भी गलत था। जो पंचनामा किया गया था घटना के बाद, उससे बताया गया कि उसमें बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है। फिर दूसरी चीज थी, जो स्पॉट थी, मतलब मुझे लगता है बहुत ही माइन्यूट चीज है ये, कि जो जिस जगह पे धमाके हुए उसको बैरिकेडिंग नहीं किया गया। मुझे लगता है बाद में बैरिकेडिंग किया होगा, लेकिन शायद धमाके के वक्त नहीं किया हो। ये कोर्ट ने ये इसको मुद्दा बनाया। स्पॉट वॉज कंटेमिनेटेड, मतलब जो जगह थी उससे छेड़छाड़, हमने बताया उससे कुछ ना छेड़छाड़ हुई है, वहां और ज्यादा फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं, लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। और जो चीजें मिली थी
घटना स्थल से उनकी फॉरेंसिक जांच कराएगी तो वो भी कंटामिनेटेड है, मतलब 10 फिंगरप्रिंट है एक ही चीज पे, बहुत सारे एविडेंस के, यहाँ बहुत सारे लोगों के निशान है, तो उससे सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, बहुत अहम बात कही साध्वी प्रज्ञा को लेकर, नो एविडेंस अगेंस्ट साध्वी रिगार्डिंग ऑनरशिप ऑफ द व्हीकल, यानी कि यही सबूत नहीं मिला कि भैया ये व्हीकल उनका है या नहीं है। सोचिए, चेसिस वाई वाइव्ड एंड नेवर रिस्टोर्टेड, चेसिस नंबर को जब मिटा दिया गया था, कभी उसे रिस्टोर ही नहीं किया। मतलब अगर चेसिस नंबर को आपको देखिए, वो जो होता है लोहे के, अगर बहुत लोग बाइक के बारे में जानकारी नहीं रखते तो उनको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, अब जो लोहे के रॉड्स होते हैं उस पे चेसिस नंबर एक नंबर लिखा होता है 3, 5, 6, 7, जो प्रॉपर नंबर होती है, वो प्रॉपर जैसे बर्तन पे गुदाई नहीं होती, पहले होता था बर्तन पे हमारे नाम लिख देते थे पहले के टाइम पे, वैसी गुदाई होती है। तो उसको अगर मिटाना है तो उसको वेल्डिंग से या किसी चीज से मिटाना पड़ेगा, या तो श्रेडर से, कटर से मिटाना पड़ेगा आपको, तभी जाके वो मिटेगा। लेकिन उस नंबर को कभी रिकवर नहीं किया गया, और मेरे हिसाब से उसको रिकवर करना भी इम्पॉसिबल है अगर वो जगह कोई काट के निकाल दिए तो। आगे क्या कहा गया कि कोई कॉन्स्पिरेसी, ये प्रूव नहीं हुई कि कॉन्स्पिरेसी रची गई, यानी कहा गया था अभिनव भारत एक संगठन बनाया गया जिसने कॉन्स्पिरेसी रची, और यूएपीए जो लगाया गया था यानी देशद्रोही वाला सेक्शन, वो भी गलत लगाया गया था। देखिए, पहले शुरुआत जब होती है 15 साल पहले, तो इन पे जो पहला एक्ट लगाया जाता है वो है एनसीओसी, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट इसको कहता है कि हाँ, तो और जब मकोका के बाद मैं बता रहा हूँ, जब हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट इसे सही ठहराता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मकोका हटाओ, हटा दिया जाता है, फिर इन पे यूएपीए लगाया जाता है। एनआईए के पास जब जांच पहुंचती है, एनआईए कहती है सबूत नहीं है, ट्रायल कोर्ट कहती है कि बाइक, जिसके बाइक के नाम पे इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल पूरा होगा, ट्रायल कोर्ट में ये बात आती है। फिर अब जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है और हमारे जो जज साहब हैं वो कहते हैं, जज लोहाटी, वो कहते हैं कि इस मामले में कोई भी अटैक का, मतलब कोई भी धमाका होता है तो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और ये बात उन्होंने टिप्पणी की है बाकायदा इस बात पे। और कल हमने देखा कि कल संसद में एक बात जो थी अमित शाह ने कही थी, मुझे अभी भी याद है, कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जो नाम सामने आया था वो था हिंदू टेरर मॉडल। वो इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद एक जो नाम सामने आया तो वही आया था, और जिसके बाद ये चीज़ें चर्चा में, इसको लेकर कई लोग रिएक्शन दे रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं पाणी महाराज, वो कह रहे हैं कि मालेगांव मामले में निर्णय से कांग्रेस बेनकाब हो गई है, देश से माफी मांगे राहुल गांधी, और इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। खैर, इसके अलावा तमाम बातें, यानी कि जो हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट हुआ था वो इस केस से अब एक तरह से कहा जाए कि हट गया, क्योंकि इस केस में आरोपी बरी हो गया। हालांकि अभी इस केस के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन एक सवाल मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर, मुझे लगता है मैं एक चीज है, अब हमें ये 2 चीजें देखनी होगी। अब बॉम्बे ट्रेन बम ब्लास्ट देखा आपने, उसमें भी 12 के 12 आरोपी बरी हो गए। अब वो आरोपी बरी हो गए तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर था, अब ये ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब स्टेट के पास ये ऑप्शन है कि स्टेट अभी जाएगी, इसको चैलेंज करेगी हाई कोर्ट में, क्योंकि अब मेरा सवाल प्रवेश इसी से जुड़ा हुआ है क्या? जब ये एनआईए ने पूरी जांच की मामले की और उनको सबूत नहीं मिले थे तो फिर वो क्यों जाएगी? चिराग जी, फिर मतलब किसी ने किया ही नहीं तो वो क्यों, अब किसी ने किया नहीं। आपने इस केस की अगर पर्टिकुलर बात करें तो एनआईए की जब जो एविडेंस थे, चार्जशीट तो उन्होंने दाखिल की थी, इसमें रिकंसिडरेशन होना चाहिए, ऑर्डर का रिकंसिडरेशन होना चाहिए, वापस से जांच होनी चाहिए। मतलब वो जो 6 लोग मारे गए, वो जो ब्लास्ट हुआ, मतलब वो किसी ने नहीं किया, किसी ने किया होगा ना। अगर समझिए ऑफिसर्स ने साध्वी प्रज्ञा को फंसाया है, पुरोहित को फंसाया है, उनके खिलाफ सबूत नहीं थे, किसी और ने तो किया होगा ना। चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक चीज और थी, जब एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी इसमें, तो चार्जशीट तो इन सबको बाय नेम दाखिल की थी, तो इसका मतलब उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो माना था। नहीं, उन्होंने जो देखिए, एनआईए खुद की इन्वेस्टिगेशन नहीं, जब एक इन्वेस्टिगेशन को एनआईए कंटिन्यू करता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कंक्लूड किया। उसमें कंक्लूजन में ये बताया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये एनआईए का कहना है। नहीं, उनको डिस्चार्ज के लिए नहीं गया, क्लोजर के लिए नहीं गई एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये लिखा इनके खिलाफ सबूत नहीं है ना। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ चिराग जी, इनके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कह दिया सबूत नहीं है, लेकिन जिसकी बाइक है उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा और ट्रायल कंप्लीट होगा। इस तो ऐसी परिस्थिति में क्या अब इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी।
बीजेपी के लिए राहत की बात तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से पूरा घटना हुई थी, 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा जख्मी। देखिए, मैं उस समय में मैं 8 साल का था चिराग जी, और मैं मुंबई में ही था। मैंने दोनों बम धमाके देख चुका हूँ। मतलब उस टाइम में मैं प्रेजेंट था, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट और मालेगांव बम ब्लास्ट। बस छोटा था मैं उस उम्र। तो ये जो पहली जो शुरुआती जांच थी वो महाराष्ट्र की एटीएस ने किया था उसकी शुरुआत, और 2011 में एनआईए को केस सौंप दिया गया। देखिए, एनआईए को जब केस सौंपा, तभी भी सरकार जो थी वो कांग्रेस की ही थी। मतलब मैं बताना चाहूंगा, नहीं तो बहुत लोग इस पे भी सवाल खड़े करेंगे कि फिर एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की। केस में 3 जांच एजेंसियां थी और 4 जज बदल चुके थे, क्योंकि जजेस का भी ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे में अब जब एनआईए ने चार्जशीट 2016 में दाखिल की, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि उसमें बताया गया कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है कि इन्हें दोषी माना जाए। अब देखिए, उस समय 2008 में हेमंत करकरे ने जांच जब की थी तो उसको लेकर श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ सबूत जुटाए, लेकिन 26/11 हमले के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे केस और जांच दोनों पर असर पड़ा। और सवाल उठा कि क्या केस पहले जैसा जोर मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा उस टाइम पे आरोप लग रहा था कि उन्होंने बड़ी एक्टिवली इस केस में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और जांच बहुत तेजी से की। वही दूसरी तरफ उनके ऊपर ये भी आरोप लगा, अब वो हमारे बीच नहीं है, शहीद है, और प्रज्ञा ठाकुर और बहुत सारे लोग जो इसमें आरोपी थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें जब कस्टडी में रखा गया तो उन्हें टॉर्चर किया गया और उनसे बड़ी ही बर्बरता से पेश आया गया। लेकिन 2 चीज़ें, कभी भी किसी के ऊपर चिराग जी आतंकवाद का आरोप लगता है और किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं तो मतलब बहुत नेचुरल सी बात है, उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं तो मुझे लगता है छोटे मोटे चोरी में भी चले जाए कोई और उसके पीछे कोई बड़ा आदमी नहीं है तो उसको भी पुलिस अच्छे से ट्रीट नहीं करती। चलिए, ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन की बात थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2016 में कोर्ट में कहा कि उनके पास प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। ठीक है। इसके आधार पर उन्होंने 2017 में जमानत मिल गई। ठीक है। जो कि इस केस की धाराओं पर बड़ा असर डालने वाला निर्णय हुआ। क्योंकि देखिए, नहीं, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ या इंटरप्ट कर रहा हूँ। एनआईए ने 2016 में कोर्ट में कहा कि उनके पास प्रज्ञा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। पहले एक मिनट, पर्याप्त सबूत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि सबूत नहीं है, मतलब पर्याप्त सबूत नहीं, इनफ एविडेंस नहीं है कि ये प्रूफ। फिर चिराग जी इस केस में आरोपी हैं, लेकिन चिराग जी के खिलाफ सबूत नहीं पर्याप्त, मतलब जितने एविडेंस होने चाहिए जो ये प्रूफ करे। अगर एक किसी का एक बयान है एविडेंस के तौर पे, मैं बोल रहा हूँ 325 विटनेस थे, उसमें से कोई एक बोल दिया ये था, लेकिन उसकी बात ये प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं है, पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन इसके बाद एक और चीज मैं खाली व्यूअर को क्लियर करूं। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई 2011 में एनआईए को ये केस सौंपा गया था एटीएस के बाद। उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी। इन्वेस्टिगेशन आते आते 2014 आ गया, सरकार बदल गई, लेकिन जांच एनआईए के पास ही थी, ऑफिसर्स वहीं थे, और 2016 में जब चार्जशीट फाइल की गई उसमें बताया गया। नहीं तो बहुत लोग ये हमेशा आरोप लगा देते, अरे सरकार बदल गई, इन्वेस्टिगेशन सरकार ने एनआईए को दे दिया होगा। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, जब बीजेपी सरकार नहीं थी उससे पहले ही एनआईए को सौंप दिया गया था ये मामला, और उन्होंने क्लीन चिट दी थी एक तरह से। जब आपने बोल दिया तो कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा का पहले से आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती घसीटा गया है एक नैरेटिव सेट करने के लिए, प्रोपेगेंडा। 2017 में जैसे प्रवेश ने बताया कि प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिली, 2019 में एक बहुत बड़ा इस पूरे मामले में ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट आया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। वो उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया, भोपाल से उनको उम्मीदवार बना दिया और वो जीत गई। सोचिए। और मुझे याद है कि एक ऐसा भी वक्त आया था जब ऐसा कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे खफा थे किसी बात को लेकर, क्योंकि शायद उन्होंने पब्लिक डोमेन पर कुछ ऐसे बयानबाजी कर दिया था। तो और देखिए, दूसरी चीज थी, जिन लोगों की मौत हुई वो कौन थे? सैयद अजहर 19 साल के, मुस्तफ़ा शेख यूसुफ 24 साल के, शेख रफ़ीक शेख मुस्तफ़ा 40 साल के, फरहीन उर्फ शुगुफ्ता शेख लिक्यात 10 साल के, इरफान ज़ियाउल्लाह खान 20 साल, हारून मोहम्मद शाह 70 साल। ये वो लोग थे जो उस वक्त उस परिसर में मौजूद थे। 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। और देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र पहले हॉट केक था, मोस्टली टारगेटेड वहीं होते थे। बहुत सारे आतंकी हमले हो चुके हैं अब तक मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट में, और जिसके बाद कुछ सालों बाद ही हमने दूसरा धमाका देखा, ट्रेन ब्लास्ट देखा, हमने वो भी देखा, क्या बोलते हैं 26/11 देखा। तो मुंबई ने बहुत कुछ सहा है और उससे ऊपर भी उभर में आए। जिस ऑफिसर ने मालेगांव की जांच में अहम भूमिका निभाई
वो 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं। इसको लेकर भी कई तरह की बातें हुई। देखिए, खैर वो बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें। जैसे प्रवेश ने भी बताया, 2019 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और उसके बाद हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा, आरोपी को संदेह का लाभ मिलता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता, अदालत केवल धारणा और नैतिक सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। मतलब कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपकी धारणा से कोई मतलब नहीं है, आपके नैतिक सबूतों से कोई मतलब नहीं है, एविडेंस होना चाहिए, जब एविडेंस होगा तभी हम उसको आरोपी बनाएंगे। आप सोचिए कि एनआईए ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है, उसके बावजूद कोर्ट ने मामला चलाया, कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर को झेलना पड़ा, एक तरह से कहा जाए इतने साल तक। जब कोर्ट में झेला तो आज इस मामले में आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो एक हिंदू संगठन के नाम पर ये कहा गया था कि एक मीटिंग हुई, एक हिंदू संगठन बनाया गया, आतंकवाद को एक तरह से कहा जाए कि उन लोगों ने फ्लरिश किया और ये घटना हुई। लेकिन इसका एक और पहलू भी है प्रवेश, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेकसूर लोग मारे गए उनका क्या गुनाह था, ये बम धमाका किसने किया? और ये राज अब कब इस पे से पर्दा उठेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक बार खराब हो जाती है ना चिराग जी, एक बार इन्वेस्टिगेशन, मुझे याद है किसी भी केस में ले लीजिए, आरुषि तलवार ले लीजिए, अभी हमने एक केस देखा, मरी तो है ना लड़की, मतलब कोई कातिल नहीं, ब्लास्ट हुआ है, कोई गुनहगार नहीं, आपने गलत, मुझे याद है एक अखबार ने हेडिंग छापी थी, उस पर मूवी भी बनी थी, नो वन किल्ड जसिका। बिल्कुल, तो ये नो वन डिड ब्लास्ट, एक तरह से देखा जाए किसी ने ब्लास्ट करवाया। आतंकवाद का जब कोई धर्म नहीं होता तो जो लोग मारे गए उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इस पूरे केस की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए दोस्तों, ताकि जो सच है वो सामने है, जो कसूरवार है उसी को सजा मिले, ऐसा ना हो कि उसकी आड़ में ऐसे लोगों को सजा मिल जाए जो कसूरवार ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी बनती है, जिन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन किया है, बेकसूर लोगों को फंसाया है, अगर ऐसी चीजें हैं तो उनके खिलाफ भी ऑर्डर होना चाहिए। मुझे लगता है कोर्ट हमेशा ये ऑर्डर करना, मतलब कोर्ट का जुरिडिक्शन है, लेकिन कोर्ट को इस तरफ भी थोड़ा सा, मतलब हम कोर्ट को बता तो नहीं सकते, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि कौन ऑफिसर्स थे कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन गलत किया। हो सकता है डिटेल ऑर्डर प्रवेश आए उसमें मेंशन हो कुछ, अभी डिटेल ऑर्डर हमारे पास हाँ, लेकिन फिर भी अब चिराग जी, मैंने ये ट्रेन बम ब्लास्ट वाला भी देखा, जिसमें कहीं ना कहीं फटकार लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एजेंसीज को, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया, तो उनको फटकार लगाना ज़रूरी था, जो ऑफिसर्स ने ढंग से अपना काम नहीं किया, क्योंकि अगर जो बरी हुए हैं मतलब वो गुनहगार तो नहीं है, जो बरी हुए मतलब गुनहगार नहीं है, मतलब उन्होंने मतलब अपना 19 साल अगर कैद में बिताया जेल के, मतलब बेकसूर को आपने 19 साल जेल में रखा, मतलब आपने उसकी आधी जिंदगी खा गए। और अगर आप कहते हो आरोपी है लेकिन इसके खिलाफ सबूत नहीं है, तो मतलब यही हुआ ना, बात तो यही हुई। और अगर वो आरोपी है तो फिर वो कैसे बच गए, कोर्ट ने कैसे उनको छोड़ दिया? नहीं, वो तो चलिए कोर्ट तो एविडेंस पे ही बात करेगा, और एविडेंस लाना एजेंसीज का काम है, और जाते जाते आपको सबूतों के साथ उस सबूत को जस्टिफाई भी करना है। सही बात तो है। जाते जाते आपको बता दूं, जिन आरोपियों को बरी किया गया है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी, इन सब लोगों को बरी कर दिया गया है। 7 आरोपी थे। जैसे प्रवेश ने टाइमलाइन पूरी बताई थी, 2008 में धमाका हुआ, सितंबर में 6 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा घायल हुए, 17 साल बाद अब ये फैसला आया, और इसमें 8 मई इस केस का फैसला 8 मई 2025 को आने वाला था, लेकिन फिर कोर्ट ने इसे 31 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया था। तो अब ये एक एटीएस के लिए एक तरह से ये नाकामी थी। एनआईए ने भी ये कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं है, बावजूद इसके कोर्ट ने कहा नहीं, ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलाया, और अब आज सच सामने आ गया। लेकिन जाते जाते जो सब सवाल है, एक सवाल बहुत बड़ा है, एनआईए ने उस समय जो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन किया, एनआईए ने ये कह तो दिया कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं है, तो क्या एनआईए की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाने की कोशिश करे कि कौन शामिल था और किसका इसमें हाथ था? ये तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। अब उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था या नहीं किया था, ये तो चार्जशीट पढ़ने पर पता चलेगा, और मैं ट्राई करूंगा कि एनआईए की वो चार्जशीट निकालूं और आप तक लेकर आऊं और वो पढ़ूं उसमें कि क्या कुछ था। क्या एनआईए की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि समझिए आपको प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं मिला,
तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, आपको तो पूरा अधिकार है। मुझे याद आ रहा है एक चीज प्रवेश, इस केस से रिलेटेड, सीबीआई ने जब आरुषि तलवार केस की इन्वेस्टिगेशन की और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की कि हमारे पास एनफ एविडेंस नहीं है, इसमें क्लोजर नहीं दाखिल हुई, इसमें चार्जशीट दाखिल हुई। दोनों में फर्क है टेक्निकली। हाँ। चार्जशीट का मतलब है, मुझे एक चीज और क्लियर इसमें करनी है कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट नहीं थी, इसका मतलब उसके खिलाफ क्लोजर था क्या सीबीआई? अब ये चीजें तो चिराग जी मुझे लगता है हम अपने व्यूअर्स को भी और क्लियर तभी बता पाएंगे। हमें याद है उसके हाँ। बावजूद कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था, गाजियाबाद कोर्ट ने आरुषि तलवार केस में क्लोजर के बावजूद कॉग्निजेंस ले लिया था, दोनों को एज एन एक्यूज ट्रीट कर दिया था। बिल्कुल, ये बात भी सच है। और हम भी इस केस में अब चाहेंगे कि एनआईए की जो चार्जशीट है, मैं वो चार्जशीट लेकर बैठूं और उस पर हम चर्चा करें कि एनआईए ने क्या अलग से इन्वेस्टिगेशन की, ये जानने की कोशिश की अगर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं है तो कौन था वो। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद।